हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी बढालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है फिजिकल स्टेट कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में या गैसेस की फॉर्म में। तो देखिए, जितने भी हमारे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं अप टू 9 कार्बन एटम, मतलब 9 कार्बन तक जितने भी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे विद अनप्लीजेंट ऑर्डर, मतलब उनकी अच्छी स्मेल नहीं होती है। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो वैक्स की तरह सॉलिड्स होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं, उनमें कोई स्मेल नहीं होती ड्यू टू देयर लो वोलेटिलिटी, मतलब कि वो जल्दी से वेपराइज नहीं होते हैं। फिर सेकेंड हमारे पास आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब आप क्या समझते हैं कि वो कितने अच्छे से सॉल्युबल है, घुल जाता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं अप टू 4 कार्बन एटम तक, वो मिसिबल होते हैं वाटर में, क्योंकि वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए आप देख भी सकते हैं, मैंने डायग्राम बनाया है, आपको पता भी है ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कितनी होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, 3.5। हाइड्रोजन की कितनी होती है, 2.1। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, कैसा चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पे क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये वाली चीज हर जगह होगी। ठीक है, यहां पे भी होगी। तो वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड तो किससे अट्रैक्ट हो रहा है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का पॉजिटिव एंड है। सिमिलरली वाटर का जो नेगेटिव एंड है वो किससे अट्रैक्ट हो रहा है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का पॉजिटिव एंड है। तो इस तरीके से वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और आपको पता है कि जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है, एनहांस होता है, वो स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करने लगता है और धीरे धीरे स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में दिक्कत पैदा करेगा। तो जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है, आर ग्रुप बढ़ता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी हमारे सॉल्युबल होते हैं। आगे देखिए, थर्ड है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट इस चीज पर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स कितने ज्यादा किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। जितने ज्यादा वो एसोसिएटेड रहेंगे उतना ही ज्यादा उनको टेम्परेचर देना पड़ता है और बॉइलिंग पॉइंट उनका बढ़ जाता है। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स और एल्डिहाइड कीटोन्स के मुकाबले इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, ज्यादा। ये डाइमर बना के रहता है। डाइमर हम किसको कहते हैं, जब 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। 3 मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ जाते हैं सिंगल एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए तो उसे ट्राइमर कहते हैं, ऐसे टेट्रामर। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि भाई इसका जो पॉजिटिव एंड है एक कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के नेगेटिव एंड से अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, वाया हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली यहां से जो H है वो दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल ग्रुप से अट्रैक्ट हो रहा है वाया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो है एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। किससे, हाइड्रोकार्बन से, एल्डिहाइड्स और कीटोन से। और अगर मैं देखो आपको काम की बात बताऊं तो जब ये यहाँ पे नॉर्मल हमने बनाया है, बट अगर हम वेपर फेज की बात करें तो वेपर फेज में भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये एग्जिस्ट करता है। मोस्टली जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वेपर फेज में भी ब्रेक नहीं होता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट की जब भी हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स ले लो या कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, ये रेगुलर पैटर्न या कुछ अच्छा सा ट्रेंड शो नहीं करते कि हम कहें कि हाँ इस रीजन की वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है या इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये ऑसिलेशन या ऑल्टरनेशन इफेक्ट दिखाते हैं। इसमें होता क्या है कि जो इवन नंबर के कार्बन एटम्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट शो अ रेगुलर पैटर्न, दे शो ऑसिलेशन और ऑल्टरनेशन इफेक्ट। Melting point of even number of carboxylic acid is greater than melting point of odd number of carboxylic acids.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस या फिर आप कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने फ्लो चार्ट बना के रखा है, आप देख भी सकते हैं कि मेजरली अगर हम केमिकल रिएक्शन या प्रॉपर्टीज की बात करें तो 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब हम ऐसे रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग पढ़ेंगे एसिडिटी के बारे में कि कार्बोक्सिलिक एसिड कितना अच्छा एसिड होता है बाकियों के कंपैरेटिवली, और अगर ये किसी ग्रुप पे जुड़ जाता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ ग्रुप कहीं पे जुड़ जाता है चेन में या फिर रिंग में, तो एसिडिटी का या एसिडिटी पर क्या फर्क पड़ता है। फिर आता है हमारा ऐसे रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, और कौन सा ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम कौन कौन से रिएक्शन पढ़ेंगे, एस्टरिफिकेशन, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है। अनहाइड्राइड फॉर्मेशन, के अनहाइड्राइड कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ते हैं, वाटर एलिमिनेट होता है और अनहाइड्राइड फॉर्म होता है। थर्ड टाइप है हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड्स एंड थायोनिल क्लोराइड, कि कैसे कैसे इनके साथ रिएक्ट करके स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाता है। उसके बाद है रिएक्शन विद अमोनिया, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे NH3 के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट हमें बनाकर देता है। फिर आएंगी हमारी ऐसी रिएक्शंस जिसमें कार्बोनिल ग्रुप ही पूरा इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिडक्शन के बारे में कि हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर सकते हैं, उसको कैसे हम अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। फिर आएगी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम स्पेसिफिकली किसको कहते हैं, डी मीन्स रिमूवल, कार्बोक्सिल मीन्स CO2 वगैरह जिससे रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे यूजिंग सोडा लाइम हम लोग कैसे डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, या फिर कॉल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस करके हम कैसे प्रोडक्ट जो है डिजायर्ड प्रोडक्ट वो अचीव कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट, जिसमें हैलोजिनेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप पढ़ेंगे HVZ रिएक्शन के बारे में, जो कि नेम रिएक्शन है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। सेकेंड हमारे पास क्या है, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम उसमें नाइट्रेशन वगैरह या फिर हैलोजिनेशन वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो चलिए केमिकल रिएक्शंस पढ़नी कार्बोक्सिलिक एसिड की हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एसिडिटी, ठीक है। अब देखिए एसिडिटी की जब हम बात करते हैं, आप इसको भूल जाइए कि भाई हम कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मली जब हम छोटी क्लासेस से 10th से पढ़ते आते हैं एसिड बेस, तो हम लोग वहीं पे ये चीज सीख लेते हैं कि एसिड हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो डिसोसिएट होकर क्या देते हैं, H+। तो अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड H+ दे सकता है तो यानी कि वो कैसा प्रॉपर्टी शो कर सकता है, एसिडिक कैरेक्टर की, ठीक है, एसिड हो सकता है। दूसरा हम लोग क्या प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि जितने भी हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिडिक इन नेचर होते हैं, वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। सिमिलरली सॉल्ट भी वो लोग फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या ये चीजें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो शो करता है या नहीं। अगर हम एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ करा दे तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट, ठीक है। तो चलिए ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग चेक करते हैं कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं या नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम लोग रिएक्शन कराएं सोडियम मेटल के साथ, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग क्या चीज देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो देखिए कैसे, यह एसिडिक इन नेचर होता है, तो एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिसोसिएट होकर H+ देना। तो ये डिसोसिएट होकर क्या करता है, H+ देता है। अब रिएक्शन किसके साथ हो रही है, सोडियम मेटल के साथ। तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो डिसोसिएट हो जाते हैं और डिसोसिएट होके क्या लिबरेट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मतलब और भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने सोडियम मेटल लिया तो वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो जैसे सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1।
ठीक है। तो 1s2 2s2 ऐसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, बट मैं आपको फिलहाल इस तरीके से समझा रही हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2 8 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है स्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो सोडियम जो है ये एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देता है और खुद को किस में चेंज कर लेता है, Na+ में। इस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेता है, H+, ठीक है। और ये जो Na+ है ये किसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है, RC+O, तो ये क्या बनाएगा, RC+O, O- Na+, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट। अब यहाँ पे जो H+ है, इस H+ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाया, H रेडिकल। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है एज एन एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि स्टेबल नहीं होता, तो ये अपने ही जैसे दूसरे H रेडिकल के साथ जुड़ जाता है और ये क्या फॉर्म करते हैं, H रेडिकल और H रेडिकल मिलके हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस। अब क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट हुई है, इसका मतलब हमें रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। तो हमें इलेक्ट्रॉन भी 2 लगेंगे, यानी कि सोडियम भी 2, कार्बोक्सिलिक एसिड भी 2 टाइम्स, और जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो भी क्या होगा, 2 टाइम्स फॉर्म होगा, ठीक है। आगे देखिए, तो ये हमने पहली रिएक्शन पढ़ी। सिमिलरली अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराएं बेस के साथ, NaOH सपोज अगर मैं ले रही हूं, तो NaOH कैसे डिसोसिएट होता है, Na+OH- में, और कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे डिसोसिएट होता है, H+ दे देता है। पढ़ी इस टाइम हम एसिडिक करेक्टर रहे हैं, तो एसिडिक करेक्टर का मतलब H+ देगा, तो H+ देगा, वो H+ OH- के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर, और Na+ इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आसान है। थर्ड रिएक्शन देखिए, अगर हम सिमिलरली इसके रिएक्शन करा दें सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, तो सिमिलरली वही होगा, ये H+ देगा, रिएक्ट करेगा बेस के साथ, बनाएगा सॉल्ट, और क्या बनाएगा, वाटर, और क्या लिबरेट होगी यहां से, हाइड्रोजन गैस, सॉरी CO2 गैस, ठीक है। तो क्या होगा, ये H+ देगा, यहां से क्या होगा, Na जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर यहां से निकलता है, और CO2 गैस जो है वो लिबरेट होती है। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड अगर वाटर में आयोनाइज हो तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में क्या होगा, आयोनाइज होगा। ऑब्वियस सी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम में ही एसिड है, इट मीन्स कि वो डिसोसिएट होकर क्या देगा, H+, ठीक है। तो मैं साइड में लिख रही हूं कि RCOO- जो है वो अलग हो जाएगा, और ये क्या देगा, H+। इस H+ पर कौन अटैक कर देगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और ये क्या बनाएंगे, H3O+। तो यानी कि हमारे पास क्या बनता है, एक तो बनता है कार्बोक्सिलेट आयन, और साथ ही साथ हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन। और ये जो रिएक्शन है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहती है, ठीक है। मतलब कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आयोनाइज होता है, ठीक है, और आयोनाइज होके जो कार्बोक्सिलेट आयन और ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। और आपको पता भी है यहाँ पे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन बना है यहाँ पे, कार्बोक्सिलेट एनायन, ये क्या शो करता है, ये रेजोनेंस शो करता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ठीक है। लोन पेयर यहाँ आएंगे, अब कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो इस तरीके से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। फिर वापस ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, ये आपको इसी तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, ये कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल होता है। हाइड्रोनियम आयन अपॉन में कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन
इनटू में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, और वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। किसके मुकाबले, कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले, क्योंकि वो वीक एसिड्स में आता है। तो हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को यहां ले जाते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितनी होती है इसकी कॉन्सेंट्रेशन वाटर की, अगर हम 1 लीटर के लिए कैलकुलेट करें 55.55, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू में हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। अब ये दोनों कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होके एक नया कांस्टेंट जनरेट कर देते हैं, Ka। A का मतलब क्या है, एसिड। अगर बेस के लिए निकाल रहे होते तो यहाँ पे क्या आता, Kb, ठीक है। तो ये बन जाएगा RCOO माइनस H3O प्लस अपॉन में RCOOH। तो Ka आपका क्या है, Ka आपका क्या है, एसिड कांस्टेंट, ठीक है। आप इसको एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप एसिड कांस्टेंट या फिर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो अब देखिए, जितना ज्यादा अच्छा एसिड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उतना ही क्या करेगा, H+ देगा, और जितना H+ देगा वाटर मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा अटैक करके क्या करेंगे, H3O+ बनाएंगे। तो आप देख भी सकते हैं कि K और H3O+ जो है वो क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना अच्छा ये एसिड होगा उतना ही अच्छा यहाँ पे H3O+ बनेगा। तो यानी कि जितना अच्छा एसिड उतना ही अच्छा H3O+ बनेगा, और उतना ही ज्यादा क्या आएगी, Ka की वैल्यू। तो Ka की वैल्यू जो है वो बढ़ती है जैसे जैसे एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। ध्यान देना है कि जितना अच्छा ये एसिड होगा उतना ज्यादा ही H+ देगा। जितना ज्यादा H+ देगा वाटर उतना ही H+ के साथ रिएक्ट करके H3O+ बनाएगा, और जितना ज्यादा H3O+ होगा उतना ही ज्यादा Ka की वैल्यू आएगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि Ka इंक्रीज करता है तो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। बट हम जो भी एसिडिक कैरेक्टर है वो Ka की टर्म्स में नहीं पढ़ते, हम किसकी टर्म्स में पढ़ते हैं, pKa, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka, ठीक है। जो भी आपका Ka आया है उसकी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करते हैं और pKa निकालते हैं। अब आप देख भी सकते हैं क्योंकि ये माइनस लॉग Ka है तो ऑटोमेटिकली एसिडिक कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है pKa की वैल्यू उतनी ही कम आती है। तो इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर या कोई भी जितना अच्छा एसिड होता है उसके Ka की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है और pKa की वैल्यू उतनी ही कम होती है, ठीक है। जितने भी स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं उनके pKa की वैल्यू हमेशा क्या होती है, लेस देन 1, ठीक है। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे उनकी वैल्यू क्या रहेगी, pKa की 1 से कम रहेगी, ठीक है। मैंने थोड़ा सा डाटा लिख रखा है ताकि आपको आइडिया लग जाए। अगर हम pKa की बात करें CF3COOH की, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसके pKa की वैल्यू कितनी होती है, 0.23। अगर हम HCl की बात करें, HCl क्या है, ऑर्गेनिक नहीं है, मिनरल एसिड है, ठीक है। तो इसके देखिए क्या होती है pKa की वैल्यू -7.0। ये जस्ट एक कंपैरिजन के लिए मैंने लिखा है ताकि आपको पता रहे। बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर COOH, उसकी pKa की वैल्यू कितनी होती है, 4.19। अब देखो ज्यादा आ रही है मतलब कि अच्छे एसिड नहीं है। सिमिलरली एसिटिक एसिड CH3COOH, इसकी कितनी है, 4.76। इसकी pKa की वैल्यू और बढ़ गई, मतलब ये और भी बेकार एसिड होता है इनके कंपैरेटिवली, ठीक है। अब देखिए pKa के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक रेंज बता रखी है कि अगर pKa की वैल्यू 1 से 5 के बीच में आती है, इसका मतलब क्या है कि वो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं बट स्ट्रॉन्ग, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है। अगर 5 से 15 के बीच में pKa की वैल्यू आती है तो वो वीक एसिड्स होते हैं, और अगर हमारी pKa की वैल्यू ग्रेटर देन 15 होती है तो वो एक्सट्रीमली वीक एसिड्स में आते हैं।
कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो वीक होता है। जितने भी मिनरल एसिड्स हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जो भी मैन मेड एसिड्स हैं उनसे क्या होता है, वीक। बट स्ट्रॉन्ग होता है किससे, अल्कोहल से और मैनी सिंपल फिनोल्स से। अब देखिए हम लोग इतनी देर से पढ़े जा रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, बट हम लोगों ने अब तक ये चीज डिस्कस नहीं की कि वो एसिडिक इन नेचर क्यों होता है, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, कॉज ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर शो करता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, मैं जनरल फॉर्मूला लिख रही हूं, और ये क्या शो करता है, रेजोनेंस, ठीक है। तो ये लोन पेयर यहाँ पर आते हैं डबल बॉन्ड बनाने और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया इस वाले पे, और यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस, और साथ में क्या है, H। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी एटम जो हो, एटम एलिमेंट, ठीक है, वो अपने ऊपर चार्ज लेना पसंद ही नहीं करते, प्रेफर ही नहीं करते। बट फिर भी अगर कुछ ऐसे ड्यू टू अंडर सर्कमस्टांसेस चार्जेस आते हैं, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन हो रही है या कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है तो चार्जेस आते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेना प्रेफर करता है, जबकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव अपने ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेना पसंद करता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन जो है, 2 ऑक्सीजन है जिसमें से एक पे तो आ गया नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, बट दूसरा जो ऑक्सीजन है उस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5, हाइड्रोजन की कितनी होती है, 2.1। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपने टुवर्ड्स क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन तो यहीं से क्या कर रहा था, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। जब उस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, जो कि उसके नेचर की अगेंस्ट है और वो अपने ऊपर प्लस चार्ज बियर नहीं कर सकता, तो पहले के मुकाबले अब वो और भी स्ट्रांगली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस बॉन्ड को क्या कर देगा, मोर वीक, ठीक है, या इसको और भी ज्यादा वीक बना देगा, वीकेन कर देगा। इतनी बात आती है समझ में। अब जब ये बॉन्ड वीक हो गया तो ऑटोमेटिकली ये क्या होएगा, H+ लिबरेट करेगा। जब ये H+ लिबरेट कर देगा, ठीक है, इसने H+ लिबरेट कर दिया, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, जब ये H+ देगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यानी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पे। तो ये क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट एनायन। क्या बना, कार्बोक्सिलेट एनायन या फिर आयन। और ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन है ये भी क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये वापस यहाँ आएगा और ये वापस इधर आएगा। तो आप एक चीज देखिए, बड़े ध्यान से इस चीज को, बात को नोट करिए कि रेजोनेंस यहाँ पे भी था और रेजोनेंस यहाँ पे भी था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव तो था ही, नेगेटिव से तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला रेजोनेंस ज्यादा स्टेबलाइज्ड है या ये वाला रेजोनेंस ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, बताओ कौन सा होगा, तो ऑटोमेटिकली आप कहेंगे कि कार्बोक्सिलेट एनायन या आयन जो रेजोनेंस शो कर रहा है ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, दिस इज मोर स्टेबलाइज्ड देन दिस काइंड ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अब इसने H+ देने के बाद ये ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो रहा है, तो ये उस चीज को प्रमोट करता है कि H+ जो है वो निकले। क्यों, देखिए लोन पेयर है, लोन पेयर का नेचर है, लोन पेयर हो गए, डबल बॉन्ड हो गए, ट्रिपल बॉन्ड हो गए, इनका नेचर है कि दे आर डीलोकलाइज्ड, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, तो ये तो घूमेंगे ही घूमेंगे, और जब ये घूमेंगे रेजोनेंस शो करेंगे तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा ही आएगा, तो वो क्या करेगा, OH बॉन्ड को और भी ज्यादा वीक बना देगा, कमजोर बना देगा, जिसकी वजह से यहाँ से H+ जो है वो निकल जाता है। और उसके निकलने के बाद सोचो उसको फायदा ही हो रहा है कि वो और भी ज्यादा स्टेबलाइज्ड रेजोनेंस जो है वो शो कर रहा है।
तो ये वाली जो चीज होती है ये प्रमोट करती है कि H+ जो है यहाँ से निकले, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इस H+ के निकलने की वजह से कैसा नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर। अब देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे एक बबल सा बना के मैंने एक चीज लिखी थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं अल्कोहल से। ठीक है, तो उस चीज पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जब H+ देता है तो वो क्या बनाता है, कार्बोक्सिलेट एनायन। और अभी अभी हमने ये चीज डिस्कस करी है कि कार्बोक्सिलेट एनायन जो है वो क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड की वजह से ये क्या होता है, मतलब प्रमोट करता है कि H+ जो है वो निकले। इतनी बात तो आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब हम इसका एसिडिक कैरेक्टर किससे कंपेयर कर रहे हैं, अल्कोहल से। तो अल्कोहल की भी रिएक्शन लिख लेते हैं। अल्कोहल ये होता है ROH, जब ये डिसोसिएट होता है और H+ देता है, ठीक है, एसिडिक होता है ये अल्कोहल, तो ये क्या बनाता है, एल्कोक्साइड आयन। अब आप खुद बताइए, मुझे खुद सोचो कि एल्कोक्साइड आयन क्या है, RO-, ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन है, और उस ऑक्सीजन के बगल में क्या है, एल्काइल ग्रुप, जिसका नेचर क्या होता है, +I इफेक्ट, मतलब कि बिना मांगे इलेक्ट्रॉन देना। ऑक्सीजन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है, जिसकी वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है ना, 3-3 लोन पेयर लेके बैठा है, नेगेटिव चार्ज है उस पे, तो ऑलरेडी उस पे लोन पेयर है, उस पे नेगेटिव चार्ज है, और उसके पड़ोस में बगल में एक ऐसा ग्रुप है जो बिना मांगे उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और उसके नेगेटिव चार्ज को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। कोई भी चीज अपने ऊपर चार्ज लेना पसंद नहीं करती, ठीक है, पहली प्रायोरिटी हमेशा ये रहती है। अब कोई ऐसा ग्रुप आ रहा है जो उसके चार्ज को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है, तो वो क्या इस चीज को प्रेफर करेगा या बर्दाश्त करेगा, ऑटोमेटिकली नहीं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब इसने H+ दिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, तो उस नेगेटिव चार्ज को वो बांट रहा है दूसरे ऑक्सीजन के साथ। मतलब थोड़ी देर के लिए ये रख रहा है, फिर थोड़ी देर के लिए वो रख रहा है, फिर थोड़ी देर के लिए ये रख रहा है, फिर थोड़ी देर के लिए वो रख रहा है। मतलब आप सोच के देखो कि अगर यहाँ पे 100% आया नेगेटिव चार्ज, तो 50% इसके पास गया, 50% इसके पास गया, फिर 50% इसके पास, 50% इसके पास। मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शेयर होने की वजह से रिड्यूस हो रहा है। बट यहाँ पे ऑलरेडी है, एक तो किसी से शेयर नहीं हो रहा, ऊपर से ऐसा ग्रुप और आ गया जो उसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, एनहांस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या रहेगा, लेस स्टेबल, और ये क्या रहेगा, मोर स्टेबल। तो इसीलिए हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, किससे, अल्कोहल से। ठीक है, ये तो पहली बात थी। अब अगर हम इसको कंपेयर करें फिनोल से, फिनोल से भी देख लेते हैं। तो फिनोल है, फिनोल क्या करता है, H+ देता है। हमने पढ़ा हुआ है फिनोल में भी ये रेजोनेंस शो करता है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस साइन आता है, तो बियर नहीं कर सकता और इस बॉन्ड से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, फैसिलिटेट करेगा कि H+ जल्दी से निकले। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि भाई इसने H+ दे दिया, क्योंकि इससे पिछले की कहानी में अभी हमारा फिलहाल यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अब इसने H+ दे दिया और ये क्या शो करेगा, रेजोनेंस। फिनॉक्साइड आयन जो बना है वो क्या शो करेगा, रेजोनेंस। अब देखो, जब ये रेजोनेंस शो करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से फिर ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ आएंगे। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बस इसी में आपका काम हो जाएगा। रेजोनेंस आपको आता है बनाना, आप बना लोगे। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है उसे एक कौन ले रहा है, ऑक्सीजन, जबकि दूसरा जो ले रहा है वो कौन ले रहा है, कार्बन। मतलब शेयरिंग वो किसके साथ कर पा रहा है, कार्बन के साथ। पर अगर आप यहाँ पे देखो तो वो नेगेटिव चार्ज जो है वो किसके बीच में शेयर हुआ, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के बीच में। मैंने आपको कहा था कि कोई भी स्पीशीज अपने ऊपर चार्ज लेना पसंद नहीं करती, बट फिर भी ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई आती ही है रिएक्शंस में, ठीक है, कि चार्ज जनरेट होता ही होता है। तो अगर चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेना पसंद करता है, पॉजिटिव अपने ऊपर पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब नेगेटिव चार्ज शेयर करेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल करते हैं, जबकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है और दूसरा क्या है, कार्बन। तो यहाँ पे नेगेटिव जो चार्ज है वो ऑक्सीजन
ज़्यादा मतलब रोल प्ले कर रहा है उसके इफेक्ट को कम करने में, जबकि यहाँ पे दो दो ऑक्सीजन मिलके क्या कर रहे हैं, उसके नेगेटिव चार्ज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं वाया रेजोनेंस। तो इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए एसिडिक कैरेक्टर बताइए कि कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा अच्छा एसिड होता है या फिनोल जो है वो ज़्यादा अच्छा एसिड होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन फिनोल। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि अगर कोई दूसरे सब्सटीट्यूएंट्स आ जाते हैं तो वो एसिडिटी पे क्या रोल प्ले करते हैं, क्या इफेक्ट डालते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लो या उनके कॉन्जुगेट बेसिस की बात कर लो। तो देखो बहुत आसान सा है। सबसे पहले तो आप ये चीज अज्यूम करके चलो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड ने क्या करा, H+ दे दिया और H+ दे के कॉन्जुगेट बेस बना दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसने क्या किया, H+ दिया और H+ दे के क्या बनाया, RCO-। तो ये क्या है इसका कॉन्जुगेट बेस। H+ देने के बाद जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब इस कॉन्जुगेट बेस के बारे में हम देखते हैं। जैसे कि मान लो इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ, मॉडिफाई कर रही हूँ। इसको आप ऐसे लिख लो, RCH2COH RCH2CO-। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, RCH2C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, और एक और सिचुएशन भी जनरेट कर लेते हैं हम लोग, सेम ऐसी बना लेते हैं। अब देखो एक जगह हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट और एक जगह हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास, मैं इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही कर दूं, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो वो क्या करता है, उसका काम क्या है, डोनेटिंग का, इलेक्ट्रॉन देने का। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है जिसे वो क्या कर रहा है, बार बार कम करने की कोशिश कर रहा है और रेजोनेंस की हेल्प ले रहा है कि रेजोनेंस के थ्रू मैं अपने नेगेटिव चार्ज को कम करता हूँ। ठीक है, अब कोई ऐसा ग्रुप आएगा जो बिना मांगे इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन वहां पे क्या कोशिश कर रहा है कि मेरा नेगेटिव चार्ज कम हो, बट डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा है, और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करके उसकी नेगेटिव चार्ज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेबलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, इधर देखो यहाँ पे है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, विड्रॉ करता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था जिसे वो रेजोनेंस की मदद से कम करने की कोशिश कर रहा था। अब कोई ऐसा ग्रुप आ गया जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींचेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो यहाँ पे क्या होगी, मोर स्टेबिलिटी, जबकि यहाँ पे क्या होगी, लेस स्टेबिलिटी। ठीक है, अब इसी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, ये तो मैंने कैसे समझाया आपको, कॉन्जुगेट बेस की मदद से। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर को क्या करता है, कम, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, एनहेंस करता है। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए कॉन्जुगेट बेस नहीं है और यहाँ पे हमारे पास H था। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस की टर्म्स में तो हो गया। अब देखो ऐसे हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई एसिडिक कैरेक्टर, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड H+ दे। अब हम इसे इस तरीके से देखेंगे कि किस सिचुएशन में वो H+ जल्दी देगा, अच्छा एसिड, किस सिचुएशन में वो H+ ज्यादा देर से देगा या मतलब लेस देगा तो वो बेकार एसिड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है 3.5 और हाइड्रोजन कितना है 2.1। तो ये बॉन्ड वैसे भी पोलर है, टूटने की कगार पे बैठा है क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी जनरेटेड है। ऑक्सीजन को क्या चाहिए
एज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। अगर कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो बिना मांगे उसको इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, तो वो अपने नेबरिंग एटम से जो पहले जितनी जोर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, वो उसका जो अट्रैक्ट करने की जो पावर है या टेंडेंसी है, वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम। क्यों? उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब या तो उसको कोई दे दे, नहीं देगा तो वो खुद ही कहीं से खींचता है। ठीक है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाता है जो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने का काम करता है, तो वो हाइड्रोजन से थोड़ा खींचना क्या कर देता है, कम। तो बॉन्ड क्या हो जाता है, लेस पोलर, मतलब कि लेस वीक। और अगर बॉन्ड लेस वीक है तो जल्दी से नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो H+ नहीं देगा, H+ नहीं देगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी अच्छा नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब आ जाते हैं तो वो एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देते हैं। जबकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की 3.5, हाइड्रोजन की 2.1, तो ये इससे खींच रहा है। अब हमने क्या किया, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है। ऑक्सीजन को तो वैसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब कोई ऐसा ग्रुप आ गया जो ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, और भी पहले के कंपैरेटिवली और भी स्ट्रांगली हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस बॉन्ड को और भी ज्यादा पोलर बना देगा, वीक बना देगा, जल्दी से यहाँ से H+ निकलेगा, और जितनी जल्दी H+ निकलता है उतना ही अच्छा हमारा क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एसिडिक कैरेक्टर पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन की टर्म्स में। ठीक है, तो देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3 CH2 COOH, फिर है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, और एक जगह आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड C COOH। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इन तीनों में कौन अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, या इसमें क्या ट्रेंड रहेगा एसिडिटी का, तो बताइए क्या ट्रेंड रहेगा। सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या यहाँ पे कुछ भी ऐसा हो रहा है, क्या आपको कुछ अलग दिख रहा है। देखो सब में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सब में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, डिफरेंट है, सेम है। तो क्या चीज यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पे क्या चीज डिफरेंट है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बगल वाला कार्बन है, यहाँ पे इस कार्बन के क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। ठीक है, जब हम बात करते हैं s कैरेक्टर का, तो s कैरेक्टर जो है जितना ज्यादा होता है, ठीक है, उतना ही ज्यादा वहां पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इफेक्ट। तो अब देखिए sp की अगर हम बात करें तो देखो अगर कोई बॉन्ड 100% sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उसमें क्या होता है 50%, उसको इक्वली बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 50% क्या होता है उसमें s कैरेक्टर, और 50% उसमें क्या होता है p कैरेक्टर। अब यहाँ पे कितने हैं, sp2, मतलब कि कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, s और दो, एक s का और दो p के, मतलब कि 3। तो 100% में अगर आप 3 को बांटोगे तो 33 पॉइंट कुछ जाएगा। ठीक है, मैं 33.33 कुछ जाएगा। तो s कैरेक्टर कितना हो गया, 33.3%, और p हमारे पास कितना है, 33.3 तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ 66.66 होना चाहिए था, मैंने राउंड ऑफ करके 66.7% लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब 100% को 4 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 25% तो क्या हो गया s कैरेक्टर अपना, और P3 25 तो ये कितना हो गया 75% P कैरेक्टर। ठीक है, P कैरेक्टर। तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब ऑटोमेटिकली अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और हाइड्रोजन आयन या H+ आयन को लिबरेट करने के लिए क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, प्रमोट करेगा कि भैया तू निकल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन रहेगा इसमें, ये। फिर यहाँ पे s कैरेक्टर थोड़ा सा क्या हो गया, कम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इफेक्ट रिड्यूस हो गया, तो ये लेस एसिडिक और ये लीस्ट एसिडिक।